बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सप्रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे उदयपुर में क्या हुआ, नासिक में क्यों हंगामा हुआ और नुपुर शर्मा मैदान में क्यों आ गई है। लेकिन उससे पहले जानते हैं देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने किया विधानसभा चुनावों का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग। हरियाणा में 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। कोलकाता मामले में सीबीआई का एक्शन तेज। आरजीकर अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने पीछा कर पकड़ा। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ले जाकर की पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने किया फोन। बांग्लादेश में मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने हिंदू सुरक्षा पर जताई चिंता। पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। पदक विजेताओं को पीएम ने दी बधाई। कहा भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया का मान बढ़ाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया नया रिकॉर्ड। लगातार 7 साल 148 दिन सीएम बनने का रिकॉर्ड किया अपने नाम। मुलायम सिंह, अखिलेश और मायावती को पछाड़ा। डोनाल्ड ट्रंप का कमला हैरिस पर हमला। कहा देश में मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार कमला हैरिस। गरीबी से पीड़ित हैं लाखों लोग। कनाडा के सरे में 15 अगस्त को हंगामा। तिरंगा थामे भारतीय और खालिस्तान समर्थक आए आमने सामने। झड़प का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी के टापू पर फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया। नदी में उफान के चलते टापू पर फंस गए थे 8 लोग। सोशल मीडिया पर बुलडोजर से रेस्क्यू का वीडियो वायरल। पानी के तेज बहाव में बहते दिखे शख्स को बचाया। और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर मैं आपको बताने वाला हूं। उदयपुर में कन्हैया पार्ट 2 हो गया है दर्शकों। उदयपुर जल रहा है। सबसे पहले आपको ले चलेंगे उदयपुर, झीलों की नगरी, जहां 2 छात्रों के बीच झगड़ा हो गया दर्शकों। और इसके बाद होता है भारी बवाल। तोड़फोड़ हुआ, जमकर पथराव हुआ। गैरेज में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन आखिर यह हंगामा क्यों हुआ, यह आगजनी क्यों हुई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की हैं, जहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि कलेक्टर ने शहर में धारा 144 लागू कर दी। उदयपुर की एक सरकारी स्कूल के एक छात्र को वर्ग विशेष के छात्र ने चाकू मार दिया। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी में बात चाकूबाजी तक आ गई। घटना की जानकारी जंगल की आग की तरह तेजी से पूरे शहर में फैल गई। फिर क्या था, हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए। हिंदूवादी नेताओं ने अस्पताल के बाहर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। आक्रोश इतना फैल गया कि कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। उपद्रवियों ने जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से तनाव फैल गया है। इलाके की दुकानों को जबरन बंद कराया गया। छात्रों को चाकू मारने का यह मामला कोई छोटा नहीं है। ये जनरेशन Z में बढ़ती उग्रता को दिखाता है। ये आज के बच्चे किस राह पर जा रहे हैं उसे तस्वीरें दिखा रही हैं। ये घटना इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे आज के बच्चों में जरा भी सब्र नहीं है, सहनशीलता का अभाव है। इतनी छोटी सी उम्र में कोई जरा सी बात होती है और एक दूसरे पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। देश के यूथ की आक्रामकता सवाल खड़े करती है। आखिर ये गुस्सा, ये नकारात्मक तेवर आज के बच्चों में क्यों बढ़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है।
देखा दर्शकों आपने, उदयपुर में कन्हैया पार्ट 2 आपको याद होगा, कन्हैया की कैसे हत्या कर दी थी। लेकिन आज वही हालात क्यों बने हुए हैं? क्यों कार को आग के हवाले किया जा रहा है? क्योंकि स्कूल में झगड़ा हो गया था और जब हिंदूवादी संगठन इस झगड़े के बाद प्रदर्शन कर रहे थे तब भी पेट में दर्द हुआ और फिर माहौल खराब किया गया। देखिए आप जरा इन तस्वीरों को, फुल फ्रेम दिखाइए इन तस्वीरों को, कैसे गाड़ियों में आग लगी हुई है। पुलिस हालात संभालने के लिए सड़कों पर है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे हालात उदयपुर में बन गए और बच्चों की लड़ाई दंगे तक आ गई है। इस सवाल खड़ा हो रहा है कि ये दंगे की साजिश रचने वाले लोग कौन हैं? ये हंगामा करने वाले लोग, ये आगजनी करने वाले लोग कौन हैं जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं, जो माहौल को खराब कर रहे हैं? आप देखिए जरा, पुलिस की टीम पूरी तैयारी से वहां पहुंची और इस आग को बुझाया गया। लेकिन वो आग कब बुझेगी जो यहां जनता के मन में लगी हुई है? समुदाय विशेष कैसे, देखिए आप, प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके बाद चाकूबाजी हुई और ये तस्वीरें मैं आपको अस्पताल के बाहर की दिखा रहा हूं। इतना गुस्सा था, यानी एक छोटा सा विवाद चाकूबाजी में तब्दील हुआ और उसके बाद अब वहां पर दंगे की साजिश की जा रही है और यह साजिश के सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं? पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस एक एक व्यक्ति की तलाश करेगी कि आखिर बच्चों के विवाद को किसने बढ़ाया और जब यह विवाद बढ़ गया तो इसमें कौन दंगों की साजिश कर रहा है, क्योंकि गाड़ियां जला दी गई हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, इस तस्वीर को आप देखिए, इन गाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, ना ही वहां पर लोग जो मौजूद थे उन्हें पता था कि कोई आएगा और ऐसे गाड़ियों में आग लगा देगा। लेकिन यह चिंगारी कन्हैया से जुड़ती है दर्शकों, इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या कन्हैया पार्ट 2 करने की साजिश है किसी की? क्योंकि अराजक तत्व ये हैं जो बच्चों की लड़ाई को चाकूबाजी तक ले गए और उसके बाद अब दंगे की साजिश की जा रही है। यहां सुरक्षा पर सवाल खड़े होता है, लेकिन पुलिस ने इस आग को बुझा दिया है और पुलिस जो हालात बने हुए हैं उसे भी काबू में करने की कोशिश में है। तो सुना आप, धारा 144 लगा दी गई, किस तरह का शोर किया जा रहा है। भारी पुलिस बल सड़कों पर तैनात है, लेकिन ये लोग जो अराजक माहौल पैदा कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, ये लोग कौन है? क्या इन लोगों की मंशा है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है दर्शकों जो ये लोग सड़कों पर उतर आए? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बच्चों का छोटा सा विवाद था, लेकिन यहां दंगों की साजिश की जा रही है और इस साजिश को समझिए आप, ये लोग कौन हैं जो साजिश कर रहे हैं? क्योंकि एक घटना घटती है और उस घटना के विरोध में कि ऐसी मारपीट ना हो, इसके लिए हिंदूवादी संगठन आते हैं। लेकिन क्या होता है, उदयपुर को जला दिया जाता है। और अब मैं आपको घटनास्थल पर ले चल रहा हूं जहां मेरे सहयोगी पहुंच गए हैं और वो जलती हुई कारें उनके पीछे, आग तो बुझ गई है, लेकिन अमरदीप, क्या विवाद की स्थिति खत्म हो गई है? क्या उदयपुर शांत हो गया? बताइए जरा दर्शकों को तस्वीरों के साथ। देखिए मृदुल, सबसे पहले बता दूं कि ये शांत शहर होता है क्योंकि यहाँ देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। इन सड़कों पर, जिन सड़कों पर ये गाड़ी पलटी हुई है, ये पर्यटकों की गाड़ी है। ये मुंबई नंबर की गाड़ी है, MH नंबर की गाड़ी है, जिसको पलट दिया गया। आप सोचिए कि इसमें किसी का परिवार बैठा होगा या किसी के साथ के लोग बैठे हुए होंगे या कोई दोस्त बैठा हुआ होगा, वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए होंगे। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गाड़ियाँ पलट दी गई हैं, गाड़ियों को जला दिया गया है और उसके बाद में यहाँ स्थिति जो है
है इस गाड़ी को देखने के बाद आपको बताएंगे कि ठीक इस वाली रोड पे अगर आप देखेंगे तो मैंने गाड़ी की तस्वीरें जलती हुई दिखाई थी, ठीक उसके वहां पे एक 5 स्टार होटल भी है। और इस तस्वीरों को वापस से एक बार दिखाएं महेश, तो ये तस्वीर जो है ये सोचिए कि इस गाड़ी को आग लगाने की फिराक में थे, लेकिन यहाँ पुलिस की मुस्तैदी थी, प्रशासन की मुस्तैदी थी कि वहां समय रहते प्रशासन ने, पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, यहाँ के डीएम ने शांति की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्कूली बच्चों की जो झगड़ा था वो सड़क पर कैसे आया, चाकूबाजी में तब्दील कैसे हुआ, कौन इन सब चीज के पीछे था, और जो छात्र अभी जिंदगी और मौत के बीच में आईसीयू में लड़ रहा है, उसके बाद कलेक्ट्रेट में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है जो प्रशासन और पुलिस के बीच में है, प्रशासन है, पुलिस है, इसके अलावा जनप्रतिनिधि हैं, कि किस तरीके से चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं अमरदीप की जाए। ये टूटे हुए अमरदीप, क्या कोई चिन्हित किया गया है? जी। किसने ये आग लगाई? कौन थे वो अराजक तत्व जो इस शांत शहर का माहौल खराब कर रहे हैं? बताइए जरा। देखिए मृदुल, अभी फिलहाल जिस तरीके की सूचनाएं हैं उसमें जो छात्र था और उसके पिता हैं उनको डिटेन कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, लेकिन जो अराजक भीड़ सड़कों पे निकली उनको कौन लीड कर रहा था, कौन मैसेज कर रहा था, किसने मैसेज कन्वे किया और किसने ये कहा कि इस शहर की आबो हवा को खराब किया जाए? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके की तस्वीर इस शहर में निकल के आई है वो पिछले 4 साल में इस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आई थी। इससे पहले कन्हैयालाल का हत्याकांड हुआ था, उस वक्त इस तरीके की तस्वीर कमोबेश देखने को मिली थी, लेकिन वो कंट्रोलफुल थी, उस वक्त वो सारी चीजें कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि उस घटना का इस घटना से मिलाप करें तो वो बहुत बड़ी घटना थी और ये बिल्कुल अलग तरीके की घटना थी। 2 स्कूली छात्रों की, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगातार मौके पर घूम रही है अलग अलग शहर में। दूसरी तरफ यहाँ प्रशासन की देखिए, पुलिस की गाड़ियां जो है वो यहाँ पे शहर में घूम रही हैं और इस शहर में लगातार गाड़ियां जो हैं वो या तो फायर ब्रिगेड की आपको मिलेंगी या फिर भागते हुए पर्यटक आपको मिलेंगे या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को साथ साथ में पुलिस और प्रशासन की जो गाड़ियां हैं वो एक इलाके से दूसरे इलाके में गश्त कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं कि आप अपने घर पे निकलिए। इसके अलावा 2 बजे तक दोपहर रात को ये जागने वाला शहर जो है वो शांति से चलता है, लेकिन यहाँ सड़कें सुनी है सड़कें सुनी है, दर्शकों को आपने बताया अमरदीप, लेकिन वाकई कौन आग सुलगा रहा है अब इसकी जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। आपके पास लौटेंगे, बहुत धन्यवाद। लेकिन आज एक और ऐसी घटना सामने आई है दर्शक, महाराष्ट्र के नासिक से भी उदयपुर जैसी ही घटना सामने आई। 2 समुदाय के लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर, नासिक बंद के आह्वान को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, जो घाटी में पत्थरबाजी दिखती थी वो यहां दिख रही है, देखिए जरा। और इस बवाल में कई लोग घायल हो गए, कई लोगों को हंगामे के दौरान चोटें आई हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अफरा तफरी का माहौल रहा और इन हालात की जानकारी जैसे ही पुलिस के पास पहुंची, हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। फिलहाल घटना वाली जगह पर भारी पुलिस बल तैनात है। फुल फ्रेम दिखाइए इन तस्वीरों को, कैसे पुलिस रोकती है, पुलिस भीड़ को नियंत्रित करती है। एमएन सुनाइए। आप देखिए, जहां कुछ लोग पत्थर बरसा रहे हैं और इन लोगों की टोली पुलिस वालों से डर नहीं रही है। पुलिस वाले हाथ में आंसू गैस के गोले लिए शांत करने के लिए चला रहे हैं, उनके पास ढाल है, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप देखिए जरा, ये पत्थर बरसा रहे हैं। और क्या हुआ था, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, उसको लेकर कुछ लोग आवाज उठा रहे थे, लेकिन कैसे पत्थर मारे गए, पत्थर बरसाए गए, पुलिस वालों को दौड़ाया गया। आप सोचिए, इस तरह की तस्वीर नासिक से सामने आई, अभी उदयपुर दिखाई, अब नासिक में भी ये हालात बने हुए हैं दर्शकों, और अब इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन पत्थरबाजों पर क्या और कब एक्शन लिया जाएगा, अब इसी पर नजर बनी हुई है।
इन तस्वीरों को आप देखिए, कुछ लोग हाथों में मोबाइल फोन लिए तस्वीरें कैद कर रहे हैं, तो कुछ लोग बिना सोचे समझे पत्थर बरसा रहे हैं। हाथ में जो आया वो फेंक दिया और एक दूसरे की तरफ ये पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे नुपुर शर्मा की। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उसे लेकर हर तरफ विरोध हो रहा है और हिंदुओं की रक्षा के लिए दर्शकों आवाज उठाई जा रही है। दिल्ली में आज वैसा ही हुआ। नुपुर शर्मा पहुंची जहां पर उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, लेकिन यह सुर्खियों में प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं है। प्रदर्शन में किस तरह से नुपुर शर्मा ने हिंदुओं की आवाज उठाई है, वो आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। Hindu lives matter everywhere. ये शब्द नुपुर शर्मा के, वही अंदाज, वही तेवर है और फिर हिंदुओं की रक्षा के लिए वो मैदान में है। हिंदुओं की आवाज बुलंद करने वाली हिंदू शेरनी करीब 2 साल बाद लोगों के सामने आई। वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी। नुपुर शर्मा राजनीति का वो चेहरा है जो पिछले काफी वक्त से ना तो मीडिया के सामने आया था और ना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव था, लेकिन बांग्लादेश को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में अचानक से उनका आना अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज उन कट्टरपंथियों को जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। दिल्ली में हो रहे इस प्रदर्शन में नारी शक्ति दिखाई दी। सांसद बांसुरी स्वराज, कवलजीत के साथ ही नुपुर शर्मा भी हाथों में हिंदुओं और अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा की तख्ती लिए दिखाई दी। सनातनी झंडे और तख्तियां लिए नारी शक्ति ने मांग की कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने हाथों में काली पट्टी बांधी और मुंह काली पट्टी से ढक लिया। रिपब्लिक भारत के सवाल पर नुपुर ने 2 शब्दों में हिंदुओं का नरसंहार बंद करने की बात कही। Hindu lives matter everywhere. Stop Hindu genocide. विवाद के चलते नुपुर शर्मा काफी समय से राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से दूर थी, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल हुई, इसके बाद हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर नुपुर शर्मा सामने आई है और हिंदुओं की जान मायने रखने वाली उनकी 2 लाइन बहुत कुछ कह रही है। तो हिंदुओं की रक्षक बनी है नुपुर, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, मर्डर कर दिया गया और इस घटना का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले ये कहा जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ नफरती लोग हैं दर्शकों, जो इस रेप के बाद खुश हो रहे हैं और वो इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके समाज में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं, ऐसी घिनौनी मानसिकता के लोग भी मौजूद हैं जो कभी भी आपके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इन्हें पहचानिए, ये लोग कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं। क्या ये मनोरंजन के लिए लिख रहे हैं या फिर इनकी मानसिकता ऐसी है? देखिए इस रिपोर्ट में। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं, ये महज बातचीत या फोन पर स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाने का हिस्सा नहीं है। ये उन दरिंदों की भावनाएं हैं जो हमारे बीच रह रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन असल में इन दरिंदों को इसका हक नहीं है। ये दरिंदे उसी इलाज के लायक हैं जिसमें इन्हें वही दर्द, वही पीड़ा, वही जख्म दिए जाएं जो कोलकाता की उस डॉक्टर को दिए गए। सिर से पैर तक अंग अंग जख्मी कर दिया। आंख, नाक, होंठ, प्राइवेट पार्ट, उंगली, पंजे, शरीर के एक एक अंग में जख्म है। इस महिला डॉक्टर की गलती सिर्फ ये थी कि वो एक लड़की थी। उसे इतने जख्म दिए गए कि आखिर उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इन दरिंदों का क्या? इन दरिंदों में इंसानियत नहीं है। एक लड़की ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बजाय ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिन पर देश थू थू कर रहा है।
एक एक कर इन पोस्ट को पढ़िए, आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। मेहताब के नाम का यह शख्स लिख रहा है कि काश मैं भी उन 7-8 लोगों में होता। राबिया शाह एक फोटो पोस्ट करता है, उसमें पीड़िता के लिए भद्दे कमेंट किए जाते हैं। अलमास चौधरी के लिए तो आरआईपी का मतलब ही बदल गया। इश्तियाक अहमद का भद्दा कमेंट पढ़कर शायद इनकी मां और बहन भी शर्म से आंखें झुका लेंगे। अब आप गौर कीजिए, अभद्र टिप्पणी करने वाले एक एक शख्स के नाम पर कोई मेहताब है तो कोई रबिया, कोई अलमास है तो इश्तियाक। यहां सवाल खड़ा होता है, सवाल यह कि एक विशेष धर्म समुदाय में यह कैसी मानसिकता भरी जा रही है। ये कट्टरपंथी कब अपनी मानसिकता बदलेंगे? ये मानसिकता क्या कभी बदल भी पाएगी या नहीं? अगर समाज में इस तरह के लोग रहेंगे तो कैसे सुधरेंगे हालात? 12 साल पहले दिल्ली की निर्भया, अब कोलकाता की महिला डॉक्टर। ऐसे तो एक के बाद एक ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी और कट्टरपंथी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी मानसिकता को समाज में फैलाकर माहौल बिगाड़ते रहेंगे। और अब मैं आपको घटना बता रहा हूं दर्शकों, बरेली की। यह रिपोर्ट आपको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, क्योंकि बरेली में बांग्लादेश जैसी साजिश की जा रही है। कल भी हमने आपको बरेली का एक मामला दिखाया था, लेकिन आज एक महिला पर हमला किया गया है। क्यों यह हमला किया गया, कौन था वो शख्स, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जगह एक है, धमकी एक है, आरोपी भी एक ही समुदाय के हैं और निशाना हिंदू परिवार ही है। अलग है तो बस तारीख। 15 अगस्त 2024, 16 अगस्त 2024। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो दुनिया के सामने है, लेकिन भारत में भी कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट करने पर लगे हैं। भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रहे हैं और उसका एपी सेंटर बनता दिख रहा है बरेली। बरेली में पहले आबिद अली ने हिंदू परिवार को घर में घुसकर बांग्लादेश बनाने की धमकी दी थी और अब वैसा ही एक और मामला सामने आया। बरेली में मोहम्मद मलिक नाम के शख्स पर हिंदू परिवार की दुकान में घुसने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, महिला के साथ किस कदर मारपीट की वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी ने न सिर्फ मारपीट बल्कि विरोध करने पर बांग्लादेश जैसे हालात करने की धमकी दी है। डरा सहमा परिवार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है, साथ ही न्याय न मिलने पर आत्मदाह कर लेने की बात कह रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी ऐसी आदमी को सजा मिले। धमकी देता है कि मैं यहाँ पर बांग्लादेश बना दूंगा, हिंदुओं को बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। तो क्या हिंदू महिला सुरक्षित नहीं रहेगी घर में? अगर कोई इंसान मर्द बाहर है तो क्या औरत बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह सकती हमारी? पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन एसडीएम कोर्ट से वो जमानत पर छूट गया है, जिसके बाद परिवार में खौफ है। सच जो भी हो, लेकिन जिस तरह से बरेली में एक के बाद एक दो इस तरह के मामले सामने आने पर अपने आप में सवाल खड़ा होता है। सवाल यह कि भारत में रहकर भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिश कौन रच रहा है? अभी आपने देखा दर्शकों, विदिशा में किस तरह स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अब आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई एक तस्वीर और दिखा रहा हूं मैं। तस्वीर स्वतंत्रता दिवस की ही है और इस मौके पर तिरंगा रैली निकाली जा रही थी। मुस्लिम समुदाय की ओर से निकाली जा रही इस रैली में फिलिस्तीन का झंडा दिखा। सोचिए, फिलिस्तीन का झंडा देखिए आप, तिरंगे के साथ फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस्लाम जिंदाबाद के नारे तक यहां पर लगाए गए। ये लोग कौन हैं? इन्हें चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस पूरे के पूरे वीडियो का संज्ञान ले रही है। लेकिन आप सोचिए, आजादी, हमारे देश की स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था और झंडा फिलिस्तीन का लहराया जा रहा था। इसी को लेकर अब पुलिस की टीम जांच कर रही है दर्शकों। और अब आपको जो खबर मैं दिखाने वाला हूं वो उत्तर प्रदेश से आई है दर्शकों। समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम विधायक का मुंह बंद कर दिया धर्मेंद्र यादव ने। लेकिन आखिर क्यों वो भड़क गए? एक मुस्लिम विधायक का क्यों मुंह बंद कर दिया, दिखाएंगे आपको
इस रिपोर्ट में। ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। नाम है नफीस अहमद, लेकिन ये अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप ये बताइए, एक मुसलमान भी नहीं बोलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं बोलेगा, उसको दर्द होगा। समाजवादी पार्टी जो संविधान करती है, लेकिन आजमगढ़ में हुए संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम में वो संविधान दिखाई नहीं दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव थे, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम में सपा विधायक नफीस बोलने के लिए उठे तो दूसरे नेताओं ने बोलने से रोक दिया। फिर क्या था, विधायक जी आग बबूला हो गए, आरोप पर आरोप लगाते चले गए। आप ये बताइए, एक मुसलमान भी नहीं बोलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं बोलेगा, उसको दर्द होगा। कार्यक्रम था तो मीडिया के कैमरे में सब कुछ कैद हो गया, लेकिन जैसे ही सपा नेताओं की नजर पड़ी, मीडिया कर्मियों के कैमरे छीनने की कोशिश होने लगी। अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस पार्टी में शिवपाल हाशिए पर है, वहां अहमद की क्या मिसाल, जिस पर सपा छोटी सी घटना बता रही है। नसीम अहमद विधायक कोई गलतफहमी हो गई थी कि वो विधायक हैं तो बोल सकते हैं। समाजवादी पार्टी में वही बोल सकता, वही अपने विचार रख सकता है जिसको अखिलेश यादव और उनका गैंग चाहेगा। तो ये तो होना ही था। आजमगढ़ की मामूली कहासुनी को कहीं ना कहीं एक दूसरा ही रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पार्टी के नेताओं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई चीज हुई ही नहीं। कुल मिलाकर वीडियो वायरल होने के बाद अखिलेश यादव के MY समीकरण पर भी सवाल खड़े होने लगे। अब आपको लेकर चलते हैं अमरोहा, जहां पर छत से गोलियां बरसाई जा रही हैं। सिर्फ गोली नहीं, हाथ में अगर पत्थर आया तो वो भी फेंक दिया गया। लाइव फायरिंग क्यों हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान में हवा में गूंजती गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज दिल दहलाने के लिए काफी। घर की छत से फायरिंग, पथराव और हंगामे की ये तस्वीर अपने आप में दहशत भरने के लिए काफी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की। दो पक्ष हैं जिनके बीच पुरानी रंजिश है। दोनों आमने सामने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अवैध तमंचा लहराया जा रहा है। सिर्फ लहराया ही नहीं जा रहा, फायरिंग भी की जा रही है। दोनों पक्षों की कोशिश एक दूसरे से ताकतवर दिखने की, लगातार गाली गलौज की जा रही है। दोनों पक्षों की एक दूसरे के प्रति दुश्मनी को देखकर साफ लग रहा कि दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। अमरोहा में गैंग्स ऑफ वैसेपुर बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। पहले दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलते हैं, फिर बात इतनी बढ़ जाती कि फायरिंग तक पहुंच जाती। पूरा इलाका खौफ से भर जाता, लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।